हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं क्लास 10th के लिए कैप्सूल सीरीज लेकर आने वाली हूँ, तो इस कैप्सूल सीरीज के लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री। एंड एज वी ऑल नो दैट चैप्टर का नेम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो अब इस चैप्टर को मैंने क्या किया है, 5 पार्ट्स में कैटेगराइज्ड किया है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट कैप्सूल और हम ये देखेंगे कि हम इस क्लास में क्या क्या स्टडी करने वाले हैं। तो आज की किस क्लास में, दैट इज कैप्सूल 1 में हम जो स्टडी करने वाले हैं वो होगा सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस हम किसे कहते हैं, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। फिर हम इसके बाद में देखेंगे कि केमिकल इक्वेशन भी किसे कहते हैं, सिर्फ केमिकल रिएक्शन ही नहीं, केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं। आफ्टर दिस चेक पॉइंट्स वी विल सी दैट इज देयर एनी कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन। हम ये देखेंगे कि क्या इसकी कोई प्रॉपर्टीज है केमिकल रिएक्शन की, और नेक्स्ट शेड्यूल में हम देखेंगे कि जो बैलेंसिंग होती है केमिकल रिएक्शन की वो किस तरीके से की जाती है, और इन सभी के बाद में हम सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चंस। सो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में आप सभी को पूरे वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको ये सभी पॉइंट्स कवर हो जाए। सो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट से। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होती है, किसे कहते हैं। अब मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिखती हूँ। इस सेंटेंस में मैंने ये लिखा बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ कैंडल। ठीक है, या और हमने सेकेंड जो हमने लिखा कटिंग ऑफ पेपर। थर्ड मैंने यहां पर लिखा है मेल्टिंग ऑफ आइस। नेक्स्ट जो है हमने यहां पर लिखा है, फोर्थ कंडीशन में हमने लिखा कुकिंग राइस। सो यहाँ पर 4 कंडीशंस मैंने आपको दी है, और इन सभी 4 कंडीशंस में हम ये देखेंगे कि जब हम किसी कैंडल को बर्न करते हैं तो उसमें से लाइट प्रोड्यूस होती है, राइट। एट द सेम टाइम वहां पर स्मोक भी प्रोड्यूस होता है। तो लाइट प्रोड्यूस हो रही है, स्मोक प्रोड्यूस हो रहा है, वहां पर कुछ ना कुछ नई चीज प्रोड्यूस हो रही है। कैंडल के अलावा, उस वैक्स के अलावा भी कोई नई चीज प्रोड्यूस हो रही है। ये फर्स्ट सिचुएशन में हम देखते हैं। सेकंड सिचुएशन में देखते हैं कि कटिंग ऑफ पेपर, जब हम पेपर को कट करें तो कोई भी न्यू चीज फॉर्म नहीं हो रही है। और थर्ड हम देखेंगे मेल्टिंग ऑफ आइस में भी कोई न्यू चीज फॉर्म नहीं हो रही, उसकी कोई प्रॉपर्टीज भी नहीं है, नई चीज फॉर्म नहीं है, नई प्रॉपर्टीज नहीं है। बट कुकिंग ऑफ राइस में हम देखेंगे कि कुकिंग ऑफ राइस जब आप कर रहे हो तो कुकिंग ऑफ राइस में पहले इसका टेक्सचर अलग रहता है, तो कुछ तो नई चीज हमें वहां पर मिल रही है। तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि इन सभी में, जैसे अगर हम इसकी एग्जाम्पल ले या फिर ये ले, तो इन दोनों चीजों में, सिर्फ हम इन दोनों को लेंगे, इन दोनों चीजों में क्या हो रहा है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज, न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज। तो जब भी कोई सब्सटेंस नई चीज बनती है और नए प्रॉपर्टीज के साथ में बनती है तो उन सभी को कहा जाता है केमिकल रिएक्शन। उन सभी को क्या कहा जाता है, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और केमिकल रिएक्शन क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि ये इन्वॉल्व रहती है केमिकल चेंज से। और केमिकल चेंज मीन्स क्या हुआ, न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज। सो केमिकल रिएक्शंस हम ये कह सकते हैं, केमिकल रिएक्शंस आर ऑल दोज रिएक्शंस विच आर हैविंग न्यू substance which on reaction formed new substance with new properties. So chemical reaction study करने के बाद में अब अगर मुझे किसी रिएक्शन को एक्सप्लेन करना है, ठीक है, एक्सप्लेन करते समय तो मैं उसको लिख कर बताऊंगी कि यस हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, करेक्ट। तो मैंने एक कंप्लीट सेंटेंस यूज किया। अगर इस कंप्लीट सेंटेंस की जगह मुझे सिर्फ सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करना है, जैसे अभी तो देखो मैंने पूरा कंप्लीट सेंटेंस यूज किया, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, एक कंप्लीट सेंटेंस हुआ। अगर मुझे इसी सेंटेंस को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है तो मैं ऐसे सिंपल लिखूंगी यहाँ पर कि भाई हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट होता है और वो क्या बनाता है, वो बनाता है वाटर बना, राइट। सो ये जो मैंने बताया है इसे कहा जाता है केमिकल इक्वेशन। इसे क्या कहते हैं हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या हुआ एक्चुअल में, केमिकल इक्वेशन जो होता है ये क्या होता है, शॉर्ट
हैंड रिप्रेजेंटेशन, शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन। और वो किसका रिप्रेजेंटेशन है? शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन किसका है? हम ये कह सकते हैं दिस इज द शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। हम किसका कह सकते हैं? ऑफ केमिकल रिएक्शन। शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंट हम कह सकते हैं, जैसे मैं कह सकती हूँ कि भाई नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन रिएक्ट होते हैं अमोनिया बनाने के लिए। तो ये एक सेंटेंस बताया, ये एक केमिकल रिएक्शन मैंने बताई। और उन्हीं केमिकल रिएक्शन को जब हम सिंबॉलिक वे में लिखते हैं, कौन से वे में लिख रहे हैं हम इसको? सिंबॉलिक वे में जब लिखते हैं तो इसे कहा जाता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जब होगा तब इसे हम कहेंगे केमिकल इक्वेशन। सो स्टूडेंट समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रही हूँ? ओके, सो आई होप आप सभी अपने पेन और कॉपी लेकर बैठे हो और ये सभी पॉइंट्स जो है ये आप नोट डाउन कर रहे हैं। तो अभी हमने यहाँ पर देखा कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल इक्वेशंस क्या होती है। अब हम देखेंगे कि किसी भी केमिकल रिएक्शन की क्या कोई प्रॉपर्टीज हो सकती है। और जब आप ये इस तरीके से देखते हो कि क्या उसकी कोई प्रॉपर्टीज हो सकती है, तब हम देखेंगे कि केमिकल रिएक्शंस की मेनली हम 4 to 5 प्रॉपर्टीज कहते हैं कि वो 4 to 5 प्रॉपर्टीज होती है। अब वो कौन कौन सी होती है, चलो अभी हम स्टडी करते हैं। सो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है, हम ये कहते हैं कि भाई जब केमिकल रिएक्शन होगी तो उस केमिकल रिएक्शन में चेंज इन स्टेट होने की पॉसिबिलिटी है। सेकेंड सिचुएशन में हम कहते हैं कि भाई चेंज इन स्टेट, साथ में क्या हो सकता है? चेंज इन कलर हो सकता है। थर्ड हम कह सकते हैं चेंज इन टेम्परेचर भी हो सकता है वहां पर। और लास्ट हम कहते हैं कि वहां पर क्या हो सकती है? गैस भी इवॉल्व हो सकती है, इवोल्यूशन ऑफ गैस भी हो सकता है। अब देखो चेंज इन स्टेट मींस क्या हुआ। अब हमारे पास ऑलरेडी एक इक्वेशन लिखा हुआ है, जल्दी से देखो। ये क्या है? हाइड्रोजन क्या है? गैस है। ऑक्सीजन क्या है? वो भी एक गैस है। और एक गैस और गैस आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं? वाटर, जो कि क्या है? एक लिक्विड है। आ रहा है समझ में? तो ये हुआ इसका चेंज इन स्टेट। अब आप कलर की बात करोगे तो कलर में मैं लेती हूं रस्टिंग। अब रस्टिंग में देखो एक केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो पहले आयरन का जो आयरन रॉड का कलर जो रहता है वो लाइटिश ग्रीन रहता है, बट जैसे ही वहां पर रस्टिंग होना स्टार्ट होता है उसका लाइट ग्रीन से कौन सा कलर हो जाता है? वो ब्राउन हो जाता है। इट मींस चेंज इन कलर। नेक्स्ट हम देखते हैं चेंज इन टेम्परेचर। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम कोई रिएक्शन करते हैं तो उस रिएक्शन का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली, जब हम रिएक्शन कर रहे हैं तो वो चेंज हो जाता है। उसका टेम्परेचर डिक्रीज भी हो सकता है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज भी हो सकता है। ये भी हम आराम से देख सकते हैं। अब देखो इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब क्या होता है कि भाई जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो वहां पर पॉसिबिलिटी है कि गैस क्या हो? इवॉल्व हो जाए। ठीक है, गैस इवॉल्व होने की पॉसिबिलिटी हो सकती। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप जितनी भी रिएक्शंस देखिए आपने वो सभी एक ही केमिकल रिएक्शन में हो। नहीं, ये क्या हो सकता है? एक ही केमिकल रिएक्शन में जरूरी नहीं कि आपको सभी प्रॉपर्टीज मिले, कुछ प्रॉपर्टीज आपको मिल सकती है। जब हम इसको, अब हमने जो है थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन देखने के बाद में हम नेक्स्ट जो स्टडी करेंगे वो है बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शंस। अब बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शंस जब आप स्टडी करते हैं, जब हम बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन स्टडी कर रहे हैं तो हमें एक चीज बहुत ही ध्यान रखनी पड़ती है। देखो वो बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन के में क्या ध्यान रखना है? बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन में हमें क्या याद रखना है? चलो स्टडी करते हैं। अभी तो देखो जैसे मैं यहाँ पर एक दो रिएक्शंस लिखती हूँ, जैसे कि हमारे पास में यही हम सेम ले लेते हैं कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म वाटर। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म अमोनिया। बहुत सिंपल सिंपल एग्जांपल ये। अब आप ध्यान से देखो इन दोनों रिएक्शंस में, अब देखो जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे रहता है, लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी सब्सटेंसेस रहते हैं उन सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स कहते हैं। स्टूडेंट्स ये अच्छे से याद रखना है हमें कि हम हमारे जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो सब्सटेंसेस रहते हैं वो रिएक्टेंट्स रहते हैं। जो हमारे राइट हैंड साइड पे रहते हैं, राइट हैंड साइड पे रहते हैं, वो सभी क्या होते हैं? प्रोडक्ट्स होते हैं। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, हमें बस ये देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट्स होते हैं, राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, सो अब क्या होता है कि हमें ये देखना पड़ता है कि नंबर ऑफ एटम्स
ऑन बोथ साइड, नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड्स शुड बी इक्वल। ये दोनों जो है दोनों साइड पे क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब हम कैलकुलेट कैसे करते हैं कि ये इक्वल है या नहीं है, तो इसके लिए ना हम एक छोटा सा टेबल भी बना सकते हैं। देखो हम टेबल किस तरीके से बना रहे हैं, ये हमने रिएक्टेंट साइड के लिए बनाया और ये हमने प्रोडक्ट साइड के लिए बनाया। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि ये कौन से साइड है, ये आपकी है रिएक्टेंट साइड है ये, और ये कौन सी है, प्रोडक्ट साइड। अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड जो है, रिएक्टेंट पे कौन है, पहले हाइड्रोजन है, ठीक, तो मैं यहाँ हाइड्रोजन लिख लेती हूँ। कितने हैं हाइड्रोजन, कितने, मैं कैसे पता करूंगी कि कितने नंबर ऑफ एटम्स है, यहाँ देखना है। आप क्लास 9th में हमने स्टडी कर चुका है एटोमिसिटी। एटोमिसिटी मीन्स व्हाट, एटोमिसिटी मीन्स होता है कि नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट, उसे हम एटोमिसिटी कहते हैं। और एटोमिसिटी यहाँ से हमें पता चलती, तो यहाँ 2 है तो मैं यहाँ 2 लिखूंगी। फिर मैं आती हूँ ऑक्सीजन के पास, तो यहाँ मैंने देखा तो यहाँ पर कितने हैं, 2 है तो 2 लिख लिया है। अब प्रोडक्ट की तरफ मुझे फिर से मिल रहे हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो प्रोडक्ट की तरफ देखो, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 1। तो जब आपने इस तरीके से देखा कि भाई दोनों तरफ ऑक्सीजन आर नॉट इक्वल, ऑक्सीजन आर नॉट इक्वल, एंड हेंस इट इज नॉट बैलेंस्ड रिएक्शन। यहां से हमें ये पता चलता है कि भाई ये बैलेंस्ड रिएक्शन नहीं है। और जो दूसरा नाम होता है किसी भी अनबैलेंस्ड रिएक्शन का, उसे हम कहते हैं स्केलेटल रिएक्शन। और हम क्या कह सकते हैं इसको, स्केलेटल रिएक्शन कह सकते हैं या फिर अनबैलेंस्ड रिएक्शन। हम इसको स्केलेटल या अनबैलेंस्ड रिएक्शन भी कह सकते हैं। ओके, तो जैसे हमने यहाँ पर ये एक एग्जाम्पल लेकर ये समझा है कि भाई दोनों तरफ जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे सेम नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए। अब बहुत बड़ा सा क्वेश्चन आता है कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन क्यों जरूरी है, हम ये क्यों कर रहे हैं। तो हम ये क्यों कर रहे हैं, हम बस एक ही चीज के लिए कर रहे हैं जो हमें याद रखना है, वो है जो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन जो होता है वो हम करते हैं टू सैटिस्फाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। टू सैटिस्फाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 9th, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या कहता है, वो कहता है कि भाई रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे क्या होना चाहिए, सेम नंबर ऑफ एटम्स होना चाहिए। तो ठीक है, अभी हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जिसको हम सॉल्व करेंगे, किस तरीके से उसको बैलेंसिंग किया जाता है, और कुछ जो है हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो अभी हम सबसे पहले हमारे इस वाले एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। ये क्या हुआ है, ये रिएक्टेंट्स है, आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और ये जो है ये प्रोडक्ट्स है। अब हम देखते हैं, चेक करते हैं कि ये बैलेंस्ड इक्वेशन है या नहीं। इसको एक क्वेश्चन बना लेते हैं, और क्वेश्चन में हमने पूछा क्या, इज दिस स्केलेटल इक्वेशन। क्वेश्चन में पूछा गया है इज दिस स्केलेटल इक्वेशन। तो आपको इस चीज के लिए ये पता होना चाहिए कि स्केलेटल मीन्स व्हाट। स्केलेटल इट मीन्स अनबैलेंस्ड, जो दोनों साइड्स पे इक्वल नहीं हो। तो हम यहाँ पर हम सिंपली ऐसे लिखते हैं RHS। RHS साइड्स पे कौन है, रिएक्टेंट्स। अगर RHS नहीं लिखना है तो हम सिंपली रिएक्टेंट्स भी लिख सकते हैं, रिएक्टेंट्स, और यहाँ पर आ जाएगा प्रोडक्ट्स। सो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स में देखो यहाँ पर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का नंबर कितना है 2। यहाँ कितना है हाइड्रोजन, इसका नंबर कितना है 2। अब यहाँ आ जाते हैं, नाइट्रोजन कितना है 1, हमने यहाँ से काउंट किया, और हाइड्रोजन कितना है 3। और जब आप दोनों को ऑब्जर्व करते हो तब ये पता चलता है कि दोनों में से देखो नाइट्रोजन भी बैलेंस्ड नहीं है और हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड नहीं है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, आंसर क्या है हमारा, आंसर ये है, इज दिस अ स्केलेटल इक्वेशन। यस, दिस इज स्केलेटल इक्वेशन। ये इक्वेशन कैसा इक्वेशन है, स्केलेटल इक्वेशन है। सो स्टूडेंट, इस तरीके से जो है हम किसी भी क्वेश्चन को, रिएक्शन को देख सकते हैं, इक्वेशन लिख सकते हैं, और साथ पे ये भी पता कर सकते हैं कि वो स्केलेटल इक्वेशन है या फिर। हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है
क्वेश्चन क्या है, हाउ टू मेक केमिकल इक्वेशंस मोर इंफॉर्मेटिव। एक्चुअली ये क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा गया है, बट मैं आपको बताना चाहूंगी कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को किस तरीके से हम ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। और उस किसी भी इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ सिंबल्स यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, कुछ सिंबल्स यूज करते हैं। अब सिंबल्स हम कैसे यूज करेंगे, जैसे कि अगर हमें पता चला कि भाई कोई रिएक्टेंट जो है वो सॉलिड है तो हम ब्रैकेट में इस तरीके से S लिख देंगे। अगर हमें ये पता चला कि कोई रिएक्टेंट जो है वो लिक्विड है तो हम इस तरीके से उसको L लिख देंगे। अगर हमें ये पता चला कि ये क्या है, कोई गैस है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, रिएक्टेंट कोई गैस है तो स्मॉल g लिख देंगे। और हमें ये पता चला कि अगर कोई सॉल्यूशन एक्वस है, क्या है, एक्वस है, तो हम उसके लिए क्या लिखते हैं, AQ लिख लेते हैं। तो जब हम आप इसको सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक्वस बनाते हो तो इसको हम इंफॉर्मेशन वहां पर हम बताते हैं कि वहां पर एक्वस। अब चलो एक्वस का मीनिंग समझ लो पहले। एक्वस मतलब क्या होता है, ऐसी चीज जिसमें क्या है, वाटर एक्ट्स एज अ सॉल्वेंट, वाटर एक्ट एज अ सॉल्वेंट। ठीक है, एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ। जैसे कि आप मान के चलो कि ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में क्या भरा था, वाटर भरा था, पूरा वाटर। एंड इफ आई एडेड 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ इंक। अब देखो जैसे ही मैं इसमें इंक डालती हूँ तो ये पूरा जिस कलर की इंक रहेगी उस कलर का बन जाएगा। तो इसे क्या कहा जाएगा, इस सिचुएशन में उस सॉल्यूशन को क्या कहा जाएगा, एक्वस। सो एक्वस सॉल्यूशन वो सभी सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें हम क्या देखते हैं कि सॉल्वेंट जो है वो एज अ वाटर यूज होता है। ठीक है, सिर्फ ये 4 ही नहीं, हम कुछ और इंफॉर्मेशन हम बता सकते हैं कि जैसे कि अगर हमें पता है कि किसी भी रिएक्शन में अगर कोई गैस रिलीज्ड हुई है, गैस रिलीज्ड हुई है, तो रिलीज्ड गैस को हम कैसे अपवर्ड एरो से शो कर सकते हैं। और अगर प्रेसिपिटेट बना हो, प्रेसिपिटेट अगर बना है तो हम प्रेसिपिटेट को डाउनवर्ड एरो से जो है हम बता सकते हैं, हम उसमें लिख सकते हैं। अगर मान के चलिए किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर डाउनवर्ड एरो लिखा हो तो आपको पता होना चाहिए कि उसका मीनिंग क्या है, कि वहां पर प्रेसिपिटेट जमा हो रहा है। अब प्रेसिपिटेट में मीन्स क्या होता है वो भी हम देख लेते हैं। प्रेसिपिटेट मीन्स क्या होता है, प्रेसिपिटेट मतलब होता है सॉलिड सब्सटेंस, सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म्ड, solid substance formed which is insoluble, which is insoluble। insoluble का मीनिंग क्या हुआ, जैसे मान के चलो इसमें मैंने एक रिएक्शन कर ली और इस रिएक्शन में मैंने 2 रिएक्टेंट एक दूसरे के ऐड कर दिए हैं। जब 2 रिएक्टेंट ऐड कर दिए और इसमें रिएक्शन होने के बाद में हमने ये देखा कि कुछ सब्सटेंस जो है नीचे आके सेटल हो गया इसी पानी में या फिर इसी लिक्विड में, क्या हो गया है, वो सेटल हो गया। तो इसके क्या कहा जाता है, प्रेसिपिटेट कहा जाता है। इसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। सो स्टूडेंट, इन दिस वे हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को मोर इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। तो चलो अभी हम कुछ क्वेश्चंस, लेट्स स्टार्ट विद दिस फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये जो क्वेश्चन है हमारा, हम देखेंगे इस क्वेश्चन को बैलेंस किस तरीके से किया जाता है। तो बैलेंस करने के लिए हमें सबसे पहले हमें यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा कि रिएक्टेंट्स कौन कौन से हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, अब देखो रिएक्टेंट्स में आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर P दिख रहा है मुझे तो मैं P ही लिखूंगी। अब देखो ये रिएक्शन कैसे, PCl5 प्लस H2O गिव्स H3PO4 प्लस HCl। तो P हमने लिया है, देन क्या होगा Cl। अब देखो बहुत सारे बच्चे क्या मिस्टेक कर देते हैं कि जिन्होंने पढ़ा है बट फिर भी मिस्टेक कर देते, ये C और L को अलग अलग लिखते हैं। ऐसे अलग नहीं लिखना है। क्या करना है हमें कि C कैपिटल है, L स्मॉल है, तो कैपिटल और स्मॉल लेटर हमेशा साथ में आएगा। तो यहाँ पर P लिखा, Cl लिखा, फिर क्या आया, हाइड्रोजन आया और फिर आया है ऑक्सीजन। अब देखो फास्फोरस कितना है 1, क्लोरीन कितना है 5, हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 1। ठीक है, अब हम इस तरफ आते हैं। सिमिलरली फास्फोरस हम देखेंगे, हम सिमिलर हम कोशिश करेंगे कि जिस सीक्वेंस पे हमने रिएक्टेंट साइड पे लिखा है सेम सीक्वेंस में हम प्रोडक्ट साइड पे भी लिखें। तो हम जब सेम सीक्वेंस में प्रोडक्ट साइड पे लिखेंगे तो हम चेक करते हैं
P यहाँ पर मुझे सिर्फ 1 दिख रहा है और इसीलिए मैं इसके सामने क्या लिखूंगी, 1 लिखूंगी। अब हमने Cl चेक करा, Cl चेक करके मुझे यहाँ पर 1 दिख रहा है तो 1 लिख लिया मैंने। हाइड्रोजन कितना ही, देखो अब रिएक्टेंट के दोनों तरफ अगर हाइड्रोजन है तो हमें पूरे हाइड्रोजन काउंट करना है। 3 + 1 तो कितना हो गया है, 4 हो गया। अब देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देखो यहाँ पर कितना हो रहा है, ये 4, तो हम 4 जो है इस तरीके से लिख लेते हैं और चेक करते हैं कि क्या दोनों तरफ पूरे जो जितने भी एलिमेंट्स है वो प्रॉपरली बैलेंस है या नहीं है। तो हम क्लियरली देख सकते हैं 1 1, चलो ये बैलेंस है, इसको छोड़ दो। क्लोरीन क्लोरीन बैलेंस नहीं है, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, तो हमें इसको बैलेंस करना है। अब बैलेंसिंग करने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या होता है आपका फर्स्ट स्टेप होता है कि इसको जो है आप इसको ब्रैकेट कर लो। ब्रैकेट क्यों करना है ये भी मैं आपको बताती हूँ और क्या मिस्टेक आप करते हैं वो भी मैं बताऊंगी। सबसे पहले तो ब्रैकेट कर लो इसको। ब्रैकेट करने के बाद अभी हम देखेंगे पी क्या है, सेम है। अब क्लोरीन जो है मुझे यहाँ 5 दिख रहा है और यहाँ कितना है, 1 है, और कहीं पे मुझे क्लोरीन नहीं दिख रहा है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इसमें देखो हमें याद रखना है कि हम जब भी बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन करेंगे तो हम कौन सी चीजें कर सकते हैं, हम या तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर डिवाइड कर सकते हैं। इन दोनों के अलावा हम ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो जब आप इसको क्या कर रहे हैं, हम इसको फिर से 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और जैसे ही आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमें समझ में आता है कि इसका आंसर कितना हो गया है, 5। और जैसे ही आपने जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया है, क्या कहा मैंने, जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया है वो नंबर आएगा इसके सामने। ठीक है, बहुत इजी है। हमने क्या कहा, जिस नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया वही नंबर इसके सामने आएगा। अब कुछ बच्चे क्या मिस्टेक कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये HCl लिखा हुआ है तो इसके बेस पे 5 लिख देते। नहीं, अगर ऐसा लिखोगे तो ये टोटली रॉन्ग होगा, तो हम ऐसा नहीं लिख सकते, इसीलिए हमने ब्रैकेट लगाया और उसके आगे क्या लिखा, 5 लिखा। अब आपको मैथ्स का रूल तो पता ही है कि अगर अपन ब्रैकेट के आगे अगर कुछ लिख देते हैं तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अभी चेक कर लेते हैं, तो ये 5Cl तो हो गया, Cl 5 हो गया, बट यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हुए, 5 ये और 3 यहां से, तो 5 और 3 कितने हो गए हैं, 5 और 3 8। तो मैं क्या करती हूं, मैं यहाँ पर हाइड्रोजन लिखूंगी, इसको कट करके यहाँ कितना लिखूंगी, 8। क्यों, क्योंकि हमने जब एक बार इसके सामने फ्रंट में 5 लिखा तो ये हाइड्रोजन चेंज हो गए हैं। अब हम आते हैं इस तरफ, अब देखते हैं कि और क्या बैलेंस हो सकता है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑक्सीजन देखो यहाँ पर 1 है, ये 4 है, तो हम इस वाले ऑक्सीजन को क्या कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं। कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो ये 4 बन जाएगा। अब ये 4 जो है मुझे कहाँ लिखना पड़ेगा, देखो ये 4 मैं कहाँ लिखती हूँ, ये मैं 4 जहां ऑक्सीजन है उसके फ्रंट में लिखूंगी। 4 कहाँ लिखा मैंने, जहां ऑक्सीजन है उसके फ्रंट में लिखा। और जैसे ही मैंने यहाँ 4 लिखा, मुझे ये देखना पड़ेगा कि क्या और कोई चीज चेंज तो नहीं हो रही है। तो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है, हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम इसको कट करके क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम इसको कट करेंगे और यहाँ लिखेंगे 8। तो अब चलो देख लेते हैं, फिर से चेक करते हैं कि ये करेक्ट है या नहीं है। और तो यहाँ पर देखो फॉस्फोरस 1, क्लोरीन 5, ऑक्सीजन 8, हाइड्रोजन 8, ऑक्सीजन 4। तो इस तरीके से जो है आप अच्छे से बैलेंसिंग कर सकते हो। और इसके बाद में हम डायरेक्टली इसका आंसर लिखेंगे। आंसर कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे PCl5 + 4H2O gives H3PO4 + HCl। कितने HCl है वो, 5 HCl। ये है हमारा आंसर। और स्टूडेंट इसी तरीके से आप सभी क्वेश्चंस को जो है बैलेंस्ड कर सकते हैं। तो आप मुझे सभी बताएंगे कि आज का ये जो फर्स्ट रिवीजन वाला क्लास था, हमारा फर्स्ट कैप्सूल सीरीज था, आप सभी को कैसे लगा, क्या आपको ये हेल्पफुल रहा या नहीं। और अगर रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिख कर बताइए, ताकि मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगे कि मैंने जो वीडियो बनाया है वो आपके लिए यूजफुल है। So thank you students and have a good day ahead.